नाजरीन, हमारे प्यारे दर्शक, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास पेशकश में हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से बिहार में जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि मैट्रिक की परीक्षा हो रही है, उसके सभी जो प्रश्न पत्र हैं उसका आंसर की यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश आज सीरीज़ आपके दरमियान ला रहे हैं। पहले दिन से ये हमारी कोशिश रही है। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैट्रिक के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आज हुई है। आज 20 फरवरी 2025 है। तो आज की इस सोशल साइंस की परीक्षा में हुए जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं 80, उन सभी 80 प्रश्नों का हल आपके बीच लेके आ चुके हैं। तो आप से गुजारिश है, विनती है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन तमाम सवालों के जवाब सही सही मिलान कर लें और उसको समय पे उसकी आश्वस्त हो जाएं, कंफर्म हो जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हाँ, आखिर में अपने कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको इस 80 सवालों में से जो आपने हल किए हैं उनको मिलाने के बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के इस 80 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए बगैर किसी देरी के, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये द्वितीय पाली का जो सेट कोड है एच है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपका एच सेट कोड है तो और अच्छा है। अगर आप क्वेश्चन बुकलेट का कोई अदर आपका सेट कोड है तो भी परेशान नहीं होना है। मैं क्वेश्चन को ब्रीफ करते जाऊंगा, आप उससे मिलान करके आप अपने सही उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2025 में हुए सामाजिक विज्ञान आज ही जो हुई है 80 नंबर का, उसमें आपको 80 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा 20 क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं वो आपका प्रैक्टिकल का होता है, यानी 80 और 20 100 होता है। तो 80 में 40 जो प्रश्न है वो प्रथम जो 40 प्रश्न होंगे स्टार्टिंग फर्स्ट के, उन्हीं प्रश्नों को मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न आने वाला है, कुछ इंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे जो कि आप बखूबी तौर पे पहले दिन से परीक्षा अगर दे रहे हैं तो ये सब जानते हैं कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन पूछे जाते हैं, क्या क्या इसमें कितने सवाल हैं, क्या है। तो आइए बगैर किसी देरी के सेक्शन ए, इसमें दो सेक्शन हैं, आप सभी जानते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सीरीज़ है वो सेक्शन ए में आता है और जो लिखित परीक्षा के आधार पे जो द्वितीय है वो सेक्शन बी में तमाम सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें माफ़ करिएगा, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आप प्रश्न का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताते रहें सवालों के जो सही जवाब आपको मालूम है। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे देख पा रहा है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई नवीनतम देन है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ए मार्टिन लूथर, बी गुटेनबर्ग, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है, चूंकि मैं बगैर किसी देरी के सवालों का सही जवाब आपको बताते जाऊंगा, कोशिश यही रहेगी। तो इसका जो सही उत्तर है मार्टिन लूथर। क्या है? मार्टिन लूथर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से कितना सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सबसे पुराना बैंक कौन सा है भाई, सब पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैंक? तो इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें जो सही जवाब है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहिए, भारतीय स्टेट बैंक कहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहिए, दोनों में से आपका सही माना जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं स्क्रीन पे। तीसरा प्रश्न आपके बीच आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन में है 65, 72, 75 और 78। तो तीसरे का सही जवाब है 72। कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन या सत्र में। चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर का है। चौथे नंबर पे जाते हैं और देखते हैं, पहला चौथा सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है। चलिए, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एमजे रानाडे, सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो चौथे सवाल का जो सही ऑप्शन है वो है बाल गंगाधर तिलक। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं थे। चलिए, पांचवें सवाल को देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? हु विड्रॉ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है पांचवें का ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सही है। माफ करिएगा, इसका जो सही जवाब है पांचवें का वो लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग सही जवाब है। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो बी, लॉर्ड हार्डिंग। ये हो सकता है कि आपका मेरा जो पांचवा प्रश्न का क्रमांक है, संख्या है, वो आपकी किसी और, अगर आपका सेट एच नहीं है तो अदर पे होगा, तो आप उसे फाइंड कर लें और अपने राय ज़रूर कमेंट के ज़रिए से हमको दीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कमेंट करिएगा, उसका आपको सही सजेशन दिया जाएगा। चलिए, अगला छठा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखें दोस्त, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। तो सही जवाब है डी ऑप्शन सही है, केरल। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, सातवां प्रश्न स्क्रीन पे है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है ना, नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ए खिलाफत आंदोलन, बी चौरी चौरा कांड, सी जलियांवाला कांड और डी साइमन कमीशन। तो क्या उत्तर होगा? सी जलियांवाला हत्याकांड। ये सही उत्तर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि इसमें त्याग दी थी, छोड़ दिया था। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आठवां प्रश्न है, देखें, मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा किनका उपनाम था? ठीक है, तो ए सुभाष चंद्र बोस, बी सूर्य सेन, सी चितरंजन दास, डी बिपिन चंद्र पाल। तो सही जवाब है बी, सूर्य सेन। ठीक है ना, सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखें, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, इनमें से सभी। तो यहाँ इनमें से सभी वाले पे कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारा सवाल जो है ना सामाजिक अध्ययन में, सोशल साइंस में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाल दिए गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? किसके विरुद्ध जनसंघर्ष हुआ था चिली में? ए राजतंत्र, बी सैनिक तानाशाही, सी समाजवाद, डी साम्यवाद। तो इसका सही जो उत्तर है वो है सैनिक तानाशाही, बी सैनिक तानाशाही के विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? हरियाणा, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सी होना चाहिए। पंजाब सही है एकदम 100%। ठीक है, झारखंड नहीं हो सकता है, पंजाब सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 12वां प्रश्न आ चुका है। निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? ठीक है, नगर का अगर ये दे देता कि इसे प्रथम नागरिक माना जाता है तो राष्ट्रपति हो जाता है, भारत का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि नगर का, नगर यानी शहरी क्षेत्र का। तो सी ऑप्शन महापौर सही है, महापौर सही है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी
सैनिक तानाशाही या डी जनसंघर्ष? तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है जनता के लिए शासन की व्यवस्था करता है और उनके तमाम हितों की रक्षा भी करता है, इसलिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां। 14वें प्रश्न में है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? लोकसभा का चुनाव कौन सा हुआ था? ए 14वीं लोकसभा, बी 15वीं लोकसभा, सी 18वीं लोकसभा या डी 20वीं लोकसभा? तो सही ऑप्शन है सी 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 से, ठीक है, 1970 से, 1980 से, 1990 से। तो जनता का जो आक्रोश है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद जो 70 के दशक में क्षेत्रीय जो पार्टियां पूरे भारतवर्ष में अपना पैर जमाने लगी, उनमें प्रमुख जनता दल है। कई दलों का मिश्रण था मिला हुआ, और उसने फिर इंदिरा गांधी को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1970 के दशक में। बी 1970 के दशक में। चलिए अगला प्रश्न 16वां आ चुका है। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ए नगर पालिका, बी ग्राम पंचायत, सी आपातकाल और डी मौलिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर है बी ग्राम पंचायत। बी ग्राम पंचायत से इसका सही संबंध है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 17वां। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। ए ट्रैक्टर, बी उपकरण, सी मशीन और डी इनमें से सभी? तो ऐसा नहीं कि इनमें से सभी, सबका ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंने आपको सचेत किया था कि आप ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद टिक लगाएं। तो पूंजीगत व्यवस्था वस्तु का जो उदाहरण है ये सभी है, ठीक है ना। ट्रैक्टर, मशीन, उपकरण, इनमें से सभी, ये सही है, ऑप्शन है डी। चलिए 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हम ला चुके हैं, आप देख रहे हैं। और हर प्रश्न का 100% श्योरिटी के साथ पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसका उत्तर प्राप्त हुआ है। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे नए अगर व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं, आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को पहले कर चुके हैं, तो इस वीडियो के लिंक को ज़रूर दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से कार्यरत है? कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? कौन सा काम करना पसंद करते हैं? तो देखिए आप इसको पढ़ेंगे ना तो उसमें कई चरण है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा, किस कौन कौन से उद्योग या चीज़ें आती हैं, व्यवसाय है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। तो जो सबसे बड़ा, भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। कृषि पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या, चूँकि भारत की 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। बिहार के विकास के लिए बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी इंदिरा गांधी और डी कर्पूरी ठाकुर? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही उत्तर है, ठीक है। 19वां देखिए, माफ़ करिएगा 20वां सवाल, 19वां तो हो गया ना। हाँ, 20वां प्रश्न देखें। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कुशल प्रशासन? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए संचार। ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ए 149, 164, 166, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बिल्कुल बी 164। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 164 है।
चलिए 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब 22वां प्रश्न स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? सीमांत आय, कुल बचत, प्रति व्यक्ति आय। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, डी, प्रति व्यक्ति आय, ये सही उत्तर है इसका। चलिए आपकी स्क्रीन पे अब है 23वां प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन देखें, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 माह, 2 माह। तो इसका सही उत्तर है बी, 2 वर्ष। 2 वर्ष सही उत्तर है, ठीक है ना, 2 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो भारत में जो बैंक हैं सार्वजनिक, जो वाणिज्यिक यानी कि जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस को बहाल करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, उस बैंकों की संख्या कितनी है? 19, 12, 15, 20। तो इसका सही उत्तर है बी, 12। वाणिज्यिक बैंक की फाइनेंशियल जो बैंक्स हैं वो 12 हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ए, उड़ीसा। ए, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अब 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का संबंध किसके अधीन है? ए, टिस्को, सेल, भेल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कमेंट करके कुछ सवालों के जवाब आप कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें समझ में आए कि आपको बखूबी ये सवाल मालूम था पहले से। ठीक है, तो ये टिस्को, ठीक है ना, टिस्को जो है ये लौह इस्पात संयंत्रों का पूरा जो प्रावधान है, पूरा जो इसके अंडर में काम करने का पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिग्रहण किया है। तो 27वें प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न हमने किया है अभी, ठीक है। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, नेल्लोर तो अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क, हीरा। तो इसका सही उत्तर है ए, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक। ठीक है, नेल्लोर अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका सही जवाब है बी, रूस के सहयोग से। बी, रूस के सहयोग से। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ए, अप्रैल 1975, मई 1970, जुलाई 1965 और जून 1960 को। ठीक है, तो कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 1975। अप्रैल 1975 में। चलिए अगला है मिरातुल अखबार किसने शुरू किया? 30वां प्रश्न है, मिरातुल अखबार किसने शुरू किया? ए, बदरुद्दीन तैयब जी, बी, फिरोज मेहता, सी, दादा भाई नौरोजी और डी, राजा राम मोहन राय। तो अमूमन देखिएगा जो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो नाम है ना मिरातुल अखबार, फ़ारसी और उर्दू का जो मिश्रण होता है उस तरीके का नाम रखा गया है। तो पहली बार तो मैं भी थोड़ा परेशान था कि बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन इसका सही उत्तर है डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। चलिए 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखें, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? ए, साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, घोषणा पत्र मैनिफेस्टो होता है, वो कोई जो आप काम करना चाहते हैं, खास तौर पे राजनीतिक जो दल होते हैं वो अपनी चीज़ें जनता के बीच समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अप्रैल थीसिस, हालांकि ये भी पुस्तक से संबंधित है, लेकिन समाजवादियों की बाइबल कहा जाते हैं सी,
दास कैपिटल। देखिए इनमें एक परेशान करने के लिए कंफ्यूजन में इनमें से सभी दे दिया गया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? सी, दास कैपिटल। दास कैपिटल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 32वां प्रश्न है। 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? कौन नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था? ए भारत, बी कनाडा, सी पोलैंड और डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ए भारत। ए भारत, ठीक है, ए भारत। अमूमन जो कुछ ऐसे सवाल इसमें पूछे गए हैं जिसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल का है, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, ये खासकर इस तरह के प्रश्न जो हैं। आप देखें अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 33वां। दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए दलाल स्ट्रीट ना, ऐसे स्ट्रीट के माने गली हो गया, दलाल के माने बिचौलिया, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। दलाल स्ट्रीट जो शब्द है ये तेल परिशोधन से दुग्ध उत्पादन, पूंजी बाजार, इनमें से कोई नहीं। सी, पूंजी बाजार, शेयर मार्केट जिसको कहते हैं ना, या स्टॉक मार्केट कह सकते हैं आप, तो उसमें से संबंधित है ना। दलाल स्ट्रीट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑयल रिफाइनरी, मिल्क प्रोडक्शन, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को ही पूंजी मार्केट कहा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है कहा जा रहा है। क्वेश्चन को बड़ा टिपिकल तरीके से पेश किया गया है, खासकर ये मैट्रिक के क्वेश्चन में। तो ए दोहरी सरकार, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी लिखित संविधान या डी दोहरी नागरिकता। तो ये विशेषता भारतीय संघीय व्यवस्था की ये विशेषता नहीं है, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता यानी एक व्यक्ति एक ही जगह का नागरिक हो सकता है। अगर कोई भारत का नागरिक है तो किसी अन्य देश का वो नागरिकता वो उसको तभी प्राप्त होगी जब वो भारत की नागरिकता को त्यागेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 35वां। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 51। तो इसका 35 का सही उत्तर है सी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो आइए अब 36वां प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि कोई लाल लपट और कोई झूठी बातें नहीं, आपको हम 80 प्रश्नों का जो सही उत्तर है, सटीक जवाब वो लेके आए हुए हैं। इसीलिए थोड़ी सी तैयारी में देरी हुई है, लेकिन हम आपको वास्तविक तरीके से सही 100% एक्यूरेसी के साथ चीज़ें दिखा रहे हैं। चलिए 36वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 1/4, 1/3, 2/3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1/4। 1/4 बहुमत अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप किसी भी निर्वाचित जो मुखिया हैं उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है पद से। चलिए अगला प्रश्न आप देखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? ठीक है, एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? तो आपको बताते पहले ऑप्शन आप सुन लीजिए, 37, 51, 72, 75। तो आपको बताते चलें कि किसी भी एक नगर इकाई में कम से कम यानी न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। तो यहाँ अधिकतम की बात की गई है 75, 75, डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 38वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप चलिए 38वें प्रश्न को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 38वां है सप्तदलीय यानी 7 दलों का मिश्रण, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? ए बांग्लादेश, बी भारत,
सी नेपाल और डी चीन। तो ये सही उत्तर है नेपाल। अभी आप जानते हैं कि कुछ साल पहले ही भारत में नेपाल में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। उससे पहले वहाँ पे राजतंत्र था। राजाओं जो वहाँ के शासक थे राजा के तौर पे प्रजातंत्र राजतंत्र के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अब लोकहित में उन्होंने लोकतंत्र की वहाँ स्थापना कर दी गई है नेपाल में। तो इसका सही उत्तर है सी नेपाल। अगला है 39वां 39, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी ए और बी दोनों, या डी तेंदुलकर समिति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है 40वां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ए 2002, बी 2004, सी 2006 और डी 2008। ठीक है, डी 2008। तो इसका सही उत्तर है 40वें का सी 2006, सी 2006, 40वें का सी 2006। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है 41वां, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? कौन सा जलमार्ग सबसे कम दूरी का है? ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए चुनार, बी कोरबा, सी वरनपुर और डी सिंदरी। तो इसका सही जवाब है भारत का प्रथम उद्योग जो है उर्वरक संयंत्र जो है वो सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था, सिंदरी झारखंड में। ठीक है, अगला देखें। माफ करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 43वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला स्क्रीन पे आपके 44वां प्रश्न देख पा रहे हैं आप, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? ए रुद्र सागर, बी नहरकटिया, सी अंकलेश्वर या डी डिबगोई। तो इसका सही उत्तर है सी अंकलेश्वर, ये गुजरात में अवस्थित है, स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है 45वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, मोनाजाइट। ए ओडिशा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है केरल में पाया जाता है। ठीक है ना, केरल में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, केरल में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई है? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 46वां प्रश्न का ऑप्शन देखें, 12, 18, 15 और 20। तो सही उत्तर है 18। कितने क्षेत्रों की? तो 18 क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अब है 47वां प्रश्न। देखें 47वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है अब। सॉरी माफ करिएगा। हाँ, 47वां प्रश्न है, आलू किस प्रकार की फसल है? ए जायद, बी खरीफ, सी रबी, डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लगेगा कि जायद है लेकिन नहीं, सही उत्तर है आपका सी रबी। चूंकि ये जो फसल है वो शरद ऋतु में बोई जाती है, तो ये रबी फसल है। चलिए 48वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है अब दोस्तों। 48वां 48,
ठीक है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करती है? तो ए महाराष्ट्र एवं गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। तो इसका 48वें यानी 48 का सही आंसर है बी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 49 49 नंबर, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? कौन सी मात्रा अनुर्वर होती जा रही है? ए जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। यानी किसमें, ये प्रश्न इस तरीके से भी हो सकता है कि किस मृदा में यानी मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और उसकी उर्वरता शक्ति जो है वो कम होती जाती है इस वजह से। तो ये है लेटराइट मृदा, ठीक है ना, लेटराइट मृदा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अब आ चुका है 50 नंबर का। 50वां प्रश्न जो है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी पंजाब। तो 50वां का जो सही उत्तर है बिल्कुल ए महाराष्ट्र होगा, ए महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है 51, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी गुजरात और गुजरात और डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल बी सही है, उड़ीसा, ठीक है ना, सिमलीपाल क्या है, उड़ीसा में है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे 52वां प्रश्न यानी कि 52 क्वेश्चंस आ चुका है। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, तो ए गहन कृषि, बी रोपण कृषि, सी जैविक कृषि और सी झूम कृषि। तो आपको बताते चलें, झूम कृषि को ही स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अब। ये 53वां प्रश्न है 53। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की जाती है, खेती की जाती है? यानी किस फसल की सबसे ज्यादा अधिकता होती है पूरे भारत में? ए गेहूं, बी चावल, सी दलहन और डी कपास। तो सबसे ज्यादा भाई यहाँ चावल की खेती की जाती है ना, पूरे अगर पंजाब, उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों को मिला जाए तो पूरे भारत की बात की जा रही है। तो यहाँ पे चावल सर्वाधिक क्षेत्रों में इसकी फसल की कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 54। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? ठीक है, तो ए डिगबोई, बी मथुरा, सी बरौनी और डी जामनगर। तो सबसे पुरानी तेल शोधक जो इकाई है ना वो डिगबोई है। चलिए अगला देखते हैं 55 प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? ए तूतीकोरिन, बी न्यू मैंगलोर, सी कांडला और डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है कांडला, सी कांडला का नाम बदल दिया गया है, अब यह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 56वां, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ए पटना, बी नोएडा, सी फरक्का और डी कोलकाता। तो 56 प्रश्न का सही उत्तर है नोएडा। क्या है? नोएडा। चलिए 57 प्रश्न है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? ए 1818, 1843, सी 1884 और डी 1918 को। तो इसका सही जवाब है सी 1884। सी 1884 में इल्बर्ट बिल पास हुआ। चलिए अगला स्क्रीन पे आपके प्रश्न आ चुका है 58।
कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रोपन और रिपन और डी लॉर्ड लीटन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन बी, लॉर्ड कर्जन बी। अब आपके बीच है 59 59वां प्रश्न जो है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, ए रूस और फ्रांस, बी रूस और इंग्लैंड, सी रूस और अमेरिका और डी रूस और जर्मनी। तो सही प्रश्न का उत्तर है, बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर है डी रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 60वां प्रश्न अब है, 20 प्रश्न और बच गए हैं, टोटल हम 80 प्रश्न जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके बीच लेके आने वाले हैं। ठीक है, प्रेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? ए मिखाइल गोर्बाचोवा, बी पुतिन, सी स्टालिन और डी लेनिन। तो इसका सही उत्तर है मिखाइल मोर्बाचोव, ए मोर्बाचोव। चलिए अगला प्रश्न देखें, 61वां, ग्रोरियर कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 13 दिन या डी 15 दिन। तो इसका सही उत्तर है सी 13 दिन आगे चलता है। कितने दिन? 13 दिन आगे चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, डी पोलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांस की ओर, फ्रांस की ओर से, ठीक है, क्रीमिया युद्ध में काबूल ने कहा था शामिल होने की घोषणा कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? ए फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन। तो इसका सही जवाब है स्क्रीन पे सी रूस, सी रूस जो है वो विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश है। यूनानी 64वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? ठीक है, ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी मिस्र, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है सी मिस्र, तुर्की के समर्थन में था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सी तुर्की के समर्थन में मिस्र था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका रही हैं? किस चीज के सुधार के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं विदेशों की वो रही हैं? ए उदारीकरण, बी राष्ट्रीयकरण, सी वैश्वीकरण या डी इनमें से कोई नहीं। भाई तो उदारता किस चीज की? आप काम करिएगा, स्किल्स आपके पास बेहतर रहेगा, आप काम करेंगे पैसा लेंगे। लेकिन ये वैश्वीकरण जो है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन यानी नए दौर में जो है ग्लोबलाइजेशन जिसे खास तौर पे कहा जा रहा है, तो ये वैश्वीकरण सही है, सी ऑप्शन इसका जो है उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पूंजी व्यापार से माफ करिएगा 66वां प्रश्न है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? ए अल्पकालीन, बी दीर्घकालीन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये गलत आंसर हो गया, ए नहीं होगा बिल्कुल। इसका सही उत्तर है बी दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म कहा जाता है। चलिए अगला है 67वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? ए शैक्षिक स्तर, बी स्वास्थ्य समिति, सी
प्रति व्यक्ति आय और डी इनमें से सभी। तो मानव विकास जो मनुष्य का विकास है वो सभी चीज़ों पे निर्भर करता है, उसके शैक्षिक स्तर, उसके एजुकेशनल लेवल पे, उसके हेल्थ स्टेटस पे, उसके पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पे निर्भर करता है। इसलिए ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? ए प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर मार्शल, रेगनर मार्क्स और एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर है सी, रेगनर नॉक्स। रेगनर नॉक्स इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 69वां प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर संधारित किया गया है? ए तेंदुलकर समिति, बी लकड़ावाला समिति, सी योजना आयोग और डी रंगराजन समिति। तो ये 69 का जो सही उत्तर है आपको बता दें, ए तेंदुलकर समिति के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारण की गई है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है अब आपके स्क्रीन पे, 17वां प्रश्न। अब हमारे सिर्फ 10 प्रश्न बचे हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दूसरे हमारे साथी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। काफ़ी लोग हमारे इस वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। आपका हमारा ये सहयोग हम आपको याद रखेंगे और अपने सुझाव कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा कि आपने इन 80 सवालों में से जो अटेम्प्ट किए हैं उनका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आपका सही उत्तर हो पाता है। ठीक है? चलिए तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 17वां। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? ठीक है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? ए 1904, बी 1912, सी 1914 और डी 1919 में। तो इसका सही उत्तर है डी 1919 में। डी 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बना था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अब आ चुका है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? ए गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ और इनमें से सभी। तो बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं। इसका जो आंसर है वो इनमें से सभी होगा। चूंकि बाढ़ यहाँ पे उत्तरी बिहार में पूरा बाढ़ आने की वजह से तबाही होती है तो बिहार का ही एक हिस्सा है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी, चूंकि यहाँ पे बड़े उद्योग धंधे नहीं स्थापित हैं, इसलिए ये सभी जो है बिहार के विकास में बाधक बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है 72वां 72। निम्न में से किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? भाई एसडीआई रैंक जो है भारत से अच्छा है। ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान। सी पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए बेटर एसडीआई रैंक देन इंडिया? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखें, भुज किस राज्य में स्थित है? यह है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल भुज जो है वो गुजरात में है और ये आखिरी समुद्र के बिल्कुल स्थित है किनारे पे। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के कुछ सरहदी इलाके या फिर समुद्री इलाके पाए जाते हैं। तो भुज आखिरी शोर है ये। चलिए अब अगला 74वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? यानी ज्वालामुखी के फटने या निकलने से कौन से पदार्थ निकलते हैं? ए लावा, बी जलवाष्प, सी गैस और डी इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। ये सभी चीजें निकलती हैं। ठीक है, चलिए अब इसका 75वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो भाई बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया या डी भूटान। तो सही उत्तर है बिल्कुल
बी, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। 76वां प्रश्न है, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? ए बाढ़, बी रासायनिक आपदा, सी सुनामी, डी इनमें से सभी। तो हमने आपको कुछ प्रश्नों में सजेशन की दी थी तो कि सिर्फ इनमें से सभी देख के आप ना लगाएं। जो कि बाढ़ क्या होता है, जब जल का स्तर बढ़ने लगता है, पानी अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो उसकी वजह से उसकी जो सतह है वो बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्षेत्रों में, रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। रासायनिक आपदा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जिसे कहते हैं, या डिजास्टर कह सकते हैं, जब कोई प्लांट या किसी में किसी तरह की केमिकल रिएक्शन होता है, कोई चीजें होती हैं, घटना घटित होती है। सी जो है सुनामी, ये समुद्र के तल यानी कि निचले हिस्से से उठती है। आप अगर इसका अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक तो ये आंतरिक संरचना है। इसका सही उत्तर होगा सी सुनामी। ठीक है, सी सुनामी, ये समुद्र में ही इसका असर दिखता है और समुद्री इलाकों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं इससे बहुत ज्यादा। 77वां प्रश्न है 77, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है। ए एनडीपी, बी एनएनपी, सी जीडीपी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है एनएनपी। एनएनपी में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है, एनएनपी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 78, 78वां, ब्रटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए धारणीय विकास, बी गरीबी, सी बेरोजगारी और डी समावेशी विकास। तो इसमें सही उत्तर है डी समावेशी विकास से। समावेशी विकास, डी ब्रटलैंड आयोग इससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका हुआ है 79, 79, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष 1949 में अध्यक्ष कौन थे? ए पीसी महालनोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी एमएस स्वामीनाथन, डी साइमन कुजनेट्स। तो इसका सही उत्तर है ए। सही उत्तर क्या है? ए पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ये सही उत्तर है। Who was the chairman of the National Income Committee constituted by the Government of India in 1949? APC महालनोबिस। अब आपके स्क्रीन पे इस पूरी सीरीज का आज के, हालांकि इसके अलावा और भी प्रश्न जो वो लिखित परीक्षा के आधार पे जो लघु और दीर्घ है उसको हम नहीं देखेंगे, जो कि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और आपको खास तौर पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इंतजार रहता है। तो अब आखिरी प्रश्न आपके बीच ले आ चुके हैं। 80 प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ए अगस्त 1952, बी जुलाई 1982, सी अक्टूबर 1975, डी अप्रैल 1980। चूंकि यहाँ पे नवंबर 1975 का जिक्र नहीं है तो आई थिंक मुझे लगता है कि अक्टूबर 1975 ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका सही जो 80 का उत्तर है वो सी सही है। सी अक्टूबर 1975 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। व्हेन वाज रिलीजन रीजनल, माफ करिएगा, रीजनल रूरल बैंक स्टेबलाइज्ड? तो अक्टूबर 1975 इसका सही उत्तर। इस तरीके से हम आपके इस खास पेशकश में सीरीज में आज सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आपके बीच लेके आए हैं। ये सीरीज आपको कैसा लगा और आप अपने कमेंट के जरिए से राय जरूर दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट सही किए हैं। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा।